दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज के मार्केट के ऊपर आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि निफ्टी ने क्लोजिंग दी है न्यूट्रल, यानी कुछ तेजी मंदी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। जीरो आप इसमें नोट कर सकते हैं। निफ्टी बैंक नीचे आके बंद हुआ है, माइनर सी मंदी है यहाँ पे। निफ्टी मिड कैप थोड़े से ज़्यादा गिरे, लेकिन स्मॉल कैप में सबसे बड़ी गिरावट हुई है इन सभी इंडाइसेस के कंपैरिजन में। कंपनीज आप देखोगे ना, तो मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स आज लाल निशान में आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स को भी देखें तो सेक्टर भी मैक्सिमम आप देख सकते हैं लाल निशान में ही आके बंद हुए हैं। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है, नॉर्मली इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो निफ्टी को बीट नहीं कर पाता है, क्योंकि मैक्सिमम सेक्टर्स नीचे हो गए, ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक्स नीचे हो गए, तो कैसे पोर्टफोलियो चलेगा। तो ठीक है, ये सिचुएशन आज हो सकता है काफ़ी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में देखने को मिली हो, लेकिन इंटरेस्टिंगली निफ्टी एफएमसीजी ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। 1.68% का जंप है। तो एफएमसीजी हो गया, साथ में केमिकल हो गया। ये जो कंपनीज हैं, इनके स्टॉक्स नॉर्मली अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के दिन दोनों सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छा किया है। सो इनको लेकर भी डिस्कशन होगा, यानी केमिकल सेक्टर को लेकर डिस्कशन होगा। कुछ टेक्निकल्स की हेल्प से भी हम यहाँ पे सीखने वाले चीज़ों का, साथ में कंपनीज को लेकर कुछ न्यूज़ है, मार्केट को लेकर भी कुछ न्यूज़ है। लेकिन मैं आपको शुरुआत में बता देना चाहता हूँ कि एफएमसीजी हो गया और जो केमिकल हो गया, इनके स्टॉक्स में तेजी बनी है क्रूड ऑयल के प्राइस गिरने की वजह से। केमिकल को सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, एफएमसीजी को भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो भी उनकी पैकेजिंग होती है, वो पैकेजिंग बनाने के लिए क्रूड ऑयल चाहिए होता है, और उसके प्राइसेस जब भी गिरते हैं, इन दोनों सेक्टर्स को अच्छा फ़ायदा होता है। पेंट सेक्टर को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। तो उसकी वजह से ये जो कंपनीज़ हैं, स्टॉक्स हैं, आज के दिन तेज़ी में आके बंद हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि पहली खबर है मार्केट को लेकर, जो कि आती है डिफेंस सेक्टर के लिए। नोट कर सकते हैं, इंडिया टारगेट करेगा बड़े डिफेंस बजट को, जो कि 2 लाख करोड़ का होगा, और इसी फिस्कल ईयर में ये होने वाला है। आप देखो यहाँ पे कितने साल तक की ये सब चीज़ें चलेगी, आगे चल के हम उसको देखने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि 2 लाख करोड़ ये लगाने वाले हैं, तो 75% पैसा अपने इंडिया में ही रहेगा, यानी 75% पैसा स्पेंड होगा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर जो डिफेंस की कंपनीज है, उनको ऑर्डर मिलेंगे। अच्छी न्यूज़ है डिफेंस कंपनी के सेक्टर्स के लिए। साथ में दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जैसे हमने देखा था कि ट्रम्प ने बोला था नाटो को कि आपको जो भी डिफेंस बजट है, आपकी जीडीपी का जितना भी परसेंट है, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है उसको लेकर 5% आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इंक्रीज करने की ठानी है। जो जीडीपी का अभी कितना है, 1.9% हम स्पेंड करते हैं डिफेंस के ऊपर, तो ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में, अगले 5 साल में, ये 2.5% तक हम इसको पहुंचाने वाले हैं। तो अच्छी न्यूज़ है, जितने ऑर्डर्स मिलेंगे कंपनीज को, उतना ज़्यादा फायदा होगा कंपनीज को, और यही रीज़न है डिफेंस कंपनी का जो सेक्टर है ना, वो काफ़ी ऊपर है इस समय। आप वैल्यूएशन उसको देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम पे है, बहुत ही ऊंचाई पे है। नंबर्स अगर आप देखोगे, इतने अच्छे कुछ नहीं आ पा रहे, यानी वैसे क्यों उनके बेसिस पे नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जितने स्टॉक चल चुके हैं, वैसे कंपनी के प्रॉफिट नहीं चले हैं। रेलवे में हमने स्टडी की थी, आप सिंपल सा screener.in के ऊपर देख सकते हैं, आरबीएनएल या जो भी कंपनीज है, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ देखो और स्टॉक के परफॉर्मेंस देखो। तो मार्केट ये पहले से ही सोच रहा है, कि जो प्रॉफिट बनेंगे, अब प्रॉफिट बनने चाहिए, बस वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि मेंशन कर रखा है कि 1 लाख करोड़ की जो डील है ना, वो क्लियर भी हो चुकी है इनकी तरफ से। तो इसलिए हम कुछ बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे देख पाए कि डिफेंस कंपनीज के लिए ऑलरेडी स्टॉक्स वैसे भी काफ़ी चल चुके हैं, तो ये मत सोचना कि चलते ही जाएगी, कभी प्रॉफिट टेकिंग ये सब चीज़ें चलेगी। सबसे बड़ी जो चीज़ है ना दोस्तों, ये है कि पैसे तो ये लगाते जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है ना, वो मैटर करती है, कि आपके पास में कितनी, जो भी आप कैपेक्स करें, उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, उसको उसका बेनिफिट आप निकाल पा रहे हो टाइमली, वो चीज़ मैटर करती है। तो बाकी दोस्तों, हम डिफेंस के इंडेक्स को देखें तो कुछ खास तो परफॉर्म इसने किया नहीं, 1% के साथ में नीचे है, लेकिन न्यूज़ अच्छी है जो भी डिफेंस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। अब दोस्तों हम आते हैं सेकंड खबर पर, जो कि काफ़ी बड़ी खबर है। ये भी काफ़ी बड़ी खबर हम इसको बोल सकते हैं, कि ट्रंप ने धमकी दी है। अब यहाँ पे चाइना को धमकी नहीं दी है, यहाँ पे धमकी दी है ब्रिक्स को, जिसमें इंडिया भी आता है, कि हम जितना टैरिफ अब तुम्हारे ऊपर लगा रहे हैं, इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर जितना भी टैरिफ लग रहा है, उसके ऊपर 10% और लगा सकते हैं। धमकी है ये, ठीक है। क्यों है, इसके पीछे का रीज़न है कि अगर कोई भी यूएस के खिलाफ बोलेगा, यूएस के खिलाफ कोई भी डील साइन करेगा, यूएस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा ट्रेड में, ठीक है, पैसों में, तो हम 10% एक्स्ट्रा टैरिफ वहाँ पे लगा देंगे। अब देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, कि यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई जाता है, जो ब्रिक्स का मेंबर होगा, जो भी कंट्रीज जाती है उसके अंदर, तो उसको हम 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है आप देख सकते हैं, चाइना है,
और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। बड़ी कंट्रीज़ के नेम्स आप देखोगे तो चाइना है, रशिया है और इंडिया है। तो इन तीनों कंट्री को यहाँ पे धमकी दी है ट्रंप ने, और देखते हैं आगे चल के ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं होता है। बाकी अभी तो बोलने वाली बातें, ये तो पता नहीं अभी कितनी और भी बातें आगे चल के करने वाले हैं, कितने ट्वीट्स हम देख पाएंगे, क्योंकि ये जो न्यूज़ मिली है ना, ये इनके सोशल मीडिया हैंडल से मिली है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मार्केट देखेगा बट इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी कुछ टाइम में जो टेम्पररी डील है इंडिया और यूएस की, वो देखने को मिलने वाली है। बाकी लेटर तो भेजेगा आज रात को 12 कंट्रीज़ को, वो चीज़ हम नोट कर चुके हैं। साथ में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ अगर बनाते हैं ब्रिक्स तो। और ये डेडलाइन भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब जो नए टैरिफ्स हो गए ना, वो शुरू हो जाएंगे 1 अगस्त से। अब जिसने भी डील नहीं करी यूएस के साथ में, उसको तो लेटर पहुंच जाएगा, और जिसने भी डील कर दी है 1 अगस्त से वो जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाएगी। तो चांसेस आर वेरी हाई कि अभी कुछ दिन में ही हम देख पाए कि इंडिया और यूएस की कौन सी डील हुई है। और मार्केट अभी उसी को देखने की कोशिश कर रहा है, उसी के हिसाब से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। ना ही कोई तेज़ी, ना ही कोई मंदी, क्योंकि अभी अपने को नहीं पता है कि क्या कुछ डील में होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, साथ में आप देखोगे तो चाइना ने इसको क्रिटिसाइज भी करना शुरू किया है, आलोचना की है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये लड़ाई झगड़े का पॉइंट नहीं है ब्रिक के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आगे चल के देखते हैं ट्रंप क्या करता है। बाकी आज मार्केट तो बिल्कुल क्लोजिंग बेसिस तो बिल्कुल ऐसी हुई है कि ना ही तेजी ना ही मंदी, साथ में मार्केट ने भी कुछ ऐसे ही परफॉर्म किया। आप देख सकते हैं 420 के आसपास का सपोर्ट, 450 के आसपास का रेसिस्टेंस, बस इसी में निफ्टी घूमता जा रहा था। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे एक अच्छी तेजी बनी थी डबल बॉटम बनने के बाद में निफ्टी में, उसके बाद में यहाँ पे तेजी ग्रेजुअली थोड़ी सी कम हो चुकी है, पेस कम हो चुका है। और ये पैटर्न अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे तेजी गिरावट ये तो ठीक। तो अभी यहाँ पे इस पैटर्न में है, ये गिरावट वाले पैटर्न के अंदर है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आप देख सकते हैं 5 दिन के अंदर कुछ खास पैसे तो बने नहीं है, 1% भी तेजी नहीं है। तो ग्रेजुअली निफ्टी धीरे धीरे करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नॉर्मली होता है जब भी कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला होता है, या जब भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉफिट ट्रेडर अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर मार्केट नीचे जाए तो उसको डिप्लॉय करने में आसानी हो जाए। तो ये सिचुएशन अभी के समय मार्केट में देखने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, आज के दिन तेलों के दाम थोड़े से कम हुए हैं, और कल परसों जब भी जैसे न्यूज़ देखी थी कि ओपेक यहाँ पे अपने सप्लाई को इंक्रीज करेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा अगले महीने में, अगस्त के महीने में। तो उसी की वजह से पहले ही मार्केट उसका रिएक्शन देना शुरू कर देता है। सो आज की न्यूज़ आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये हाइक की जो न्यूज़ है, उसकी वजह से यहाँ पे क्रूड का जो प्राइस है वो 2% के साथ में ड्रॉप हुआ था, और आगे चल के भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि अगर ये सही में जितना प्रोडक्शन उन्होंने बोला है 5,48,000 बैरल प्रति बैरल पर डे, उसके हिसाब से अगर ये करते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा कर देते हैं, तो हाँ, हो सकता है थोड़ा सा और वीकनेस हमको क्रूड ऑयल के दाम में देखने को मिल जाए। तो इसी की वजह से जो कंपनीज़ है, केमिकल कंपनीज़ है, एफएमसीजी कंपनीज़ है, उनके स्टॉक्स में आज तेज़ी देखने को मिली है। अब देखो, तेज़ी तो बनी है, लेकिन टेक्निकल्स आपको करंट सिचुएशन बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कंपनी अभी भी चल रहा है, क्या इन्वेस्टर उसमें सोच रहा है, कैसा कुछ हो सकता है। फंडामेंटल यानी जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स आते हैं, वो आपको फंडामेंटली सिचुएशन बताने की कोशिश करते हैं कि पिछले 3 महीनों में क्या हुआ है, उसका रिजल्ट आपके सामने हमने रख दिया। तो दोनों चीज़ें देखनी होती हैं। टेक्निकल क्या होते हैं, ये आपको लाइव सिचुएशन बताएगी कि ऐसा मार्केट में हो सकता है। उसके ऊपर जो स्टैंप होती है ना, वो ये फंडामेंटल लगा के चलते हैं पिछले 3 महीनों का डेटा दिखाकर। तो टेक्निकल्स को पहले देखेंगे। देखो, अब रिजल्ट तो आगे चल के आएंगे, अगस्त में इनके प्राइजेस कम हो जाएंगे तेलों के, तो इसका इम्पैक्ट तो अगले 3 महीनों के रिजल्ट में दिखेगा। लेकिन स्टॉक का प्राइस तो पहले से ही चलने की कोशिश करेगा। तो उसमें इन्वेस्टर देखेगा मेजर ब्रेकआउट्स, अगर उसको मेजर रिवर्सल्स मिलते हैं तो ठीक है, वो सोचेगा चलो यहाँ पे रियल पैसा लग रहा है, स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। अगर रियल ब्रेकआउट्स देखने को नहीं मिलते हैं, कुछ वापस से स्टॉक नीचे आते हैं ऊपर जाके, तो कोई मतलब नहीं है, फिर कोई बड़ी तेजी की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर नहीं करेगा। तो ब्रेकआउट को कैसे स्पॉट करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अगर हम देखें केमिकल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया, तो उसकी कुछ कंपनीज को हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखो, विनाती ऑर्गेनिक्स, इसने अच्छा परफॉर्म यहाँ पे किया है, 4% के साथ में जंप है। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर्स अभी पता ही है आपको, जो इन्फ्लेशन हुआ है उसकी वजह से थोड़े से मार्जिन ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ खास देखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि डाउन ट्रेंड इसका कंप्लीट हुआ था। जब भी डबल बॉटम बन जाता है तो उसको हम डाउन ट्रेंड कंप्लीट होना बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेंड में चलता तो यहाँ पे एक बॉटम, उसके बाद में एक बॉटम यहाँ पे नीचे बनता, तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉटम बना,
तो स्टॉक वापस से डब्ल्यू पैटर्न करके रेसिस्टेंस पर जाने की कोशिश करा, और जो कंपनी का मैनेजमेंट है, विनाती जिनका नाम है कंपनी की सीईओ, उनकी भी कमेंट्री हमने देखी थी, काफ़ी अच्छी सुनने को मिली थी अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। तो इस वजह से स्टॉक अभी चल रहा है और अपनी रेसिस्टेंस पर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है अल्काइल एमाइंस। 4% की तेजी के साथ में आज के दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, तो इसने भी अच्छा कर दिया आज के दिन। 65 का पी रेशियो, यानी इसके नंबर्स खराब आ रहे होंगे, प्रॉफिट के मार्जिन डिक्लाइन में हो गए, क्योंकि नॉर्मली जब स्टॉक गिरेगा तो उसकी वैल्यूएशन भी गिर जाती है, लेकिन स्टॉक इतना गिर चुका है 50-60%, वैल्यूएशन इसकी गिरी नहीं बल्कि बढ़ गई। तो इसका मतलब डैमेज कितना होगा इस कंपनी को, इसके नंबर्स कितने खराब आए होंगे, वो बस आप ये देख के पता कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, नब्ज देख के बीमारी का भी पता कर लेता है कभी कभी, उसको फिर रिपोर्ट देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसको एक्सपीरियंस होता है। तो अगर वो स्टॉक का प्राइस एक्शन देखेगा इन्वेस्टर और ये सब चीज़ें देख लेगा ना, तो उसको भी एक्सपीरियंस अगर है तो वो पता लगा देगा कि क्या रीज़न है इसके स्टॉक के प्राइसेस के गिरने के पीछे का। ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक गिर तो गया, अब गिरने के बाद में कंपनी अच्छी होगी तो चलेगा भी। हर स्टॉक गिरता है फिर चलता है, कुछ बहुत टाइम तक के लिए गिरता है, कुछ काफ़ी जल्दी से रिकवरी दे देता है, कुछ घटिया कंपनी होती है वो तो चलती नहीं है, वो गिर जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी ने फ्रॉड कर दिया है, यहाँ पे सेक्टर खराब भी कर रहा है तो स्टॉक भी खराब कर रहा है। अब देखो कंपनी का स्टॉक बीच बीच में ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं ऊपर है, किसी ने सोचा ये तो रिवर्सल है, इन्वेस्टिंग की होगी, नुकसान, किसी ने यहाँ पे सोचा रिवर्सल है, नुकसान। ये ठीक है, ये जो पॉइंट बन रहे हैं तेजी के नोट कर सकते हैं। आज के टाइम अभी की सिचुएशन में भी ये तेजी का एक पॉइंट बन रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि जो रिकवरी मिली है ये तो पूरा एक स्विंग मिल गया, लेकिन बड़े रिवर्सल्स के लिए एक बड़े ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स करता है। अब ऐसा कुछ नहीं है आपको खरीदना बेचना है, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई प्राइस मैंने आपको शो कर रखा है, ना ही कोई टाइम है। तो जस्ट मैं आपको पैटर्न यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह के पैटर्न्स बनते हैं स्टॉक्स में और कैसे हम देख सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो कि है डिक्लाइन मोड के अंदर, ठीक है, तो एक रिवर्सल आपने देख लिया कि चलो यहाँ पे हो गया, ठीक है, इस लाइन को इसने क्रॉस कर दिया। अब रिवर्सल वो नहीं था एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से तो स्टॉक वापस से नीचे चला गया। अगर हम इस तरह की लाइन को, इसको बेस बना के देखें, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, स्टॉक वापस से नीचे चला गया। तो ऐसे जब भी पैटर्न होते हैं उनके अंदर इस तरह की लाइन को ड्रॉ नहीं करते हैं, क्योंकि वो बैक अपन उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, वैसा कुछ हुआ नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि पैटर्न कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना, तो स्टॉक ने अगर इसको ब्रेक नहीं करा है तो स्टॉक का रिवर्सल नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक रिवर्सल था, इसको भी देखोगे तो ये भी इसने ब्रेक नहीं करा। फिर इस पॉइंट को देखें तो यहाँ तक ये पहुँच गया स्टॉक, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद में इसी लाइन को हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचा, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। इस बार क्या हुआ है, ये जो पिछला रेसिस्टेंस था ये वाला, इस लाइन तक स्टॉक पहुँच चुका है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इस लाइन तक स्टॉक पहुँच चुका है। तो ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है। यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट करता है तो उसको एक रिवर्सल के रूप में कंसीडर करेंगे। वॉल्यूम भी अगर अच्छा आ जाए तो फिर एक ठप्पा लग जाएगा टेक्निकली, और नहीं करता है तो फिर उसको एक रिवर्सल के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो एक ट्रेडर को, इन्वेस्टर को देखनी होती है। लेट्स सी के रिजल्ट कैसे आते हैं, और आपको क्या लगता है कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो गई पहले की तरह, या फिर यहाँ से रिवर्सल्स ब्रेकआउट हो गया, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वैल्यूएशन वगैरह सब चीज़ें देख लेना, उसके बाद में आप जो भी अपनी ओपिनियंस है उसको आप कमेंट के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी भी इसी सेक्टर से बिलोंग करती है, इसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, एमाइंस वाली कैटेगरी, जिसका नाम है बालाजी एमाइंस। 6% की तेजी के साथ में स्टॉक ने परफॉर्म किया। वैल्यूएशन में इसमें कंफर्टेबल है, 40 का पी इसका। अब इसमें भी हम देखते हैं टेक्निकली कि क्या सिचुएशन है। स्टॉक अभी काफ़ी नीचे है, चलो ठीक है, वो तो यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है कि जो पिछला रेसिस्टेंस है, जैसे ये पिछला सपोर्ट है, तो ये अब इसमें क्या हो चुका है, रेसिस्टेंस बन चुका है। उसमें चलो चीज़ें थोड़ी सी अलग थी, उसका पैटर्न अलग है, लेकिन पैटर्न को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके हिसाब से लाइन को ड्रॉ करना आना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग तो 10 तरीके के इंडिकेटर्स लगाते हैं, मूविंग एवरेजेस लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या लगा देते हैं, उससे मतलब नहीं है। काफ़ी लोग लाइंस भी पता नहीं कितनी सारी ड्रॉ कर देते हैं, चार्ट को सांस ही नहीं आता, इतनी सारी लाइनें उसके आसपास लगा देते हैं। लेकिन सिंपल जितना रखोगे, जितना एक्सपीरियंस आपको होगा ना मार्केट के अंदर, आपका चार्ट उतना ही ज़्यादा सिंपल होता जाएगा। जितना कम एक्सपीरियंस होगा या जितना नहीं आता होगा, कम आता होगा, उतना ही ज़्यादा आपको चार्ट भी आपके कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये क्या था, पिछला सपोर्ट था, ये रेसिस्टेंस बन गया, ब्रेक नहीं कर पाया। अब क्या है, ये इसका सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी दोनों कंपनीज के स्टॉक्स अपने रेसिस्टेंस पे हैं, वहाँ से या तो प्रॉफिट बुकिंग होती है या ब्रेकआउट्स होते हैं। अब जैसे ब्रेकआउट को भी देख लेते हैं। इसके बाद एक कंपनी है जिसका नाम है जीजी केमिकल। 11% यानी 12% हम बोल सकते हैं तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया है। 2000 करोड़ का मार्केट कैप, 31 का पीई रेशियो।
अब देखो यहाँ पे आपको पैटर्न कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्लियर कट ब्रेकआउट दिखाई देगा। ये पिछली बार हमने देखा था, तेजी बनी थी कंपनी के स्टॉक में, कुछ नहीं थी न्यूज़, कोई भी न्यूज़ वहाँ पे नहीं थी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि रिजल्ट आने से पहले हो सकता है इनसाइडर के हाथ में खबरें लगी हो तो स्टॉक के प्राइसेस चल जाते हैं। अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज़ देखने को सुनने को नहीं मिली है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे ना तो इसकी लिस्टिंग हुई थी, वहाँ से भी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम इसमें देखने को मिल रहे हैं। लिस्टिंग का चलो यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं, वो मैं क्लियर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से शायद लिस्टिंग का वॉल्यूम है ये। आज की जो तेजी बनी है ना उसमें वॉल्यूम काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी मैसिव है। तो एक तो ये अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, एक स्विंग रेसिस्टेंस था इसको नहीं कर पाया, इसको ब्रेक कर दिया तो बड़ी तेजी बन गई। अब ये स्विंग है, इसको इसने ब्रेक कर दिया अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो इसको एक प्रॉपर ब्रेकआउट कंसीडर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब रीज़न क्या है इसके पीछे का? नो रीज़न। हो सकता है नंबर्स अच्छा है, हो सकता है खराब है, हो सकता है ऑपरेटर का ट्रैप हो। तो ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करेगा, वो अपने स्टॉप लॉस को भी कैरी करके चलता है। वो कहाँ पे रखेगा स्टॉप लॉस? वो सोचता है कि चलो यार ये रेसिस्टेंस है तो इसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा देता है। बाकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस भी शो नहीं कर रहा है, तो मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता हूँ कि कौन सा क्या प्राइस है। ठीक है, हम जस्ट पैटर्न को स्टडी करने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि ब्रेकआउट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम प्लस एक ब्रेकआउट अपने रेसिस्टेंस का, तो एक ब्रेकआउट के रूप में हम इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले दोनों वीडियोस को भी आप देख लेना, यहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।